अब हम लोग कल जो पढ़े कि सप्त वर्गीय बल का साधन, कैसे सातों वर्ग में ग्रह कैसे जो है बलवान होता है, किस अवस्था में संपूर्ण, किस अवस्था में चतुर्थांश, किस में तृतीयांश, किस में अर्ध और किस में शून्य, यही पढ़े थे। अब उस आधार पर आगे 16वां श्लोक में ग्रहों के जोगज आयुर दास्य अमित आयु, इसका उदाहरण प्रदर्शन कर पूर्वक अंशायु साधन के लिए बता रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा और मनन कीजिएगा और साधन कीजिएगा, बहुत बढ़िया है। करकेन्द्रियुतोदये बुधसितौ केन्द्रे त्यरी से तरई रायुर्विद्यमितं ह्योच्यते जोन्मितम् त्यल्पाश्चेत किरणा स्वरूप किरणांघ्रिश्चेस्तूर्ध्वा विभुर गोर्धं चैष्टिक तुंग संभव गुणौ तद्धात मूलं स्फुटः। अब देखिए क्या कहते हैं, करकिन्द्विज्य युतोदये। अब इंदु कौन है? चंद्रमा। और इज कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति हम क्या रोज बताए हैं, आप नोट नहीं कर लेते हैं ये पर्यायवाची शब्द सब, तो इज माने बृहस्पति। तो जन्म काल में कर की यानी कर्क लग्न हो और उसमें इंदु माने चंद्रमा और बृहस्पति दोनों उस लग्न में हो, तथा बुध सितौ केंद्रे, बुध माने बुध और सित माने शुक्र, तो ये जो है केंद्र माने 1 4 7 10 इसमें बैठे हों। त्यरी से तरैरायुर्विद्यमितं ही। अब कहते हैं मैं बैठे हूं, अन्य ग्रह जो है सो त्यरी से तरई मतलब सूर्य मंगल शनि आज जो है, त्रि माने 3, अरि माने होता है शत्रु, तो शत्रु का भाव होता है भाव। ईस माने होता है 11, त्रयी से तरई 3 6 11वां भाव, 3 6 11वें भाव में हो, तो रायुर्विद्यमितं ही क्या बोले बताइए? शत्रु भाव कहा जाता है। त्रि माने तीसरा भाव, अरि माने शत्रु माने छठा भाव और ईस माने 11वां भाव। 11वें भाव में शेष जो बच गए आपको कौन कौन? चंद्रमा, गुरु, बुध और शुक्र को छोड़ करके सूर्य, मंगल और शनि बचे। तो ये यदि अगर आपको तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में हो, तो उस जातक की आयु अमित आयु होती है। क्या कहते हैं? आयुर्विद्यमितं अमितं ही। यह जो है इस योग में जन्म लेने वाला जातक अमित आयु का होता है।
बोलिए। दीर्घायु से भी ज्यादा, जिसके गणना नहीं किया जाए, बहुत दिन तक जिएगा, समझे ना, अमित आयु। वैसे 120 वर्ष परमायु माना गया है, समझे ना, फिर भी 80 के बाद अमित आयु बुझिए। चलिए अब कहते हैं, जो गजमिहान यत्रोच्यते थोन्मितम, अन्य जोग संबंधी आयु का ज्ञान जो है, इस प्रकार अन्य अथोन्मितम। अब दूसरे ग्रंथ से कहते हैं कि अपना विचार करिए। यहां जो है इस ग्रंथ में केवल त्र्याल्पाश्चेत किरणा स्वरूप किरणांघ्रिश्चेत्र्योर्ध्वा विभुगोर्धः। इसमें इस ग्रंथ में, केशवीय जातक ग्रंथ में जोग के अनुसार इतना ही है। शेष जो है वह गणितागत आयु समझिए, गणित साधना करने पर से उसका कीजिए। कैसे? तो कहते हैं, त्र्यल्पाश्चेत किरणा स्वरूप किरणांघ्रिश्चेत्र्योर्ध्वा विभुगोर्धः चैष्टिक तुंग संभव गुणौ तद्धात मूलं स्फुटम। अर्थात चेष्टा उच्च गुणक साधन करिए। आप पूर्व साधित जो हम लोग किए हैं उसको त्र्यल्पाश्चेत, 3 से अल्प हो। जैसे सप्तवर्ग में उसका जो बल हम लोग विचार किए हैं, उसमें कहते हैं कि 3 से अल्प हो तो उसमें 1 जोड़कर उसका चतुर्थांश करना चाहिए, समझे। त्र्यल्पाश्चेत किरणा, त्र्यल्पाश 3 से अल्प, चेत यदि किरण उसका प्रकाश हो तो उसमें स्वरूप माने एक, रूप माने एक सहित, अर्थात 1 जोड़ देना चाहिए, समझ गए। फिर कहते हैं किरणांघ्रिश्चेत्र्योर्ध्वा, यदि अगर 3 से अधिक हो तब क्या करना चाहिए? तो 1 घटा दीजिए। विभु गोर्धचैष्टिक तुंग संभव गुणौ, तो 1 जो है घटा दीजिए उसमें से, और उसका आधा करने से गुणक हो जाएगा। गोर्धं चैष्टिक तुंग संभव गुणो तद्धात मूलं स्फुटो, तो उसको जो है मतलब 2 भाग कर दीजिए। 2 भाग करने से आधा कर हो जाएगा, तो आधा करने से वह गुणक हो जाएगा दोनों गुणकों का। अब दोनों जो गुणक हुआ उसका घात करके, गुना करके, और मूल होने से स्फुट गुणक आता है, समझे, स्पष्ट गुणक आ जाएगा। चेष्टः रश्मि चैष्टिक तुंग संभव गुणौ तद्धात मूलं स्फुटम। अब कहते हैं चेष्टा जो बल है, रश्मि है, उसके द्वारा चेष्टा गुणक तथा उच्च रश्मि के द्वारा उच्च गणक आता है। यही इनका कहने का तात्पर्य। बढ़िया से इसमें एक जो जोग है वो तो सामान्य जोग है, देखने से पता चल जाएगा। जो मतलब है कर्क लोग लग्न हो, चंद्रमा और गुरु जोग करके बैठे हों, केंद्र में शुक्र और बुध बैठे हों, और सूर्य मंगल शनि शेष जो बचे वो त्रिखंडाएश में हो,
तो और जो है वो घंटागत से है, तो उसमें विचार करना चाहिए, है ना। तो अब आप आज इसको पचाइएगा। अब हम जो है चलते हैं बृहत संहिता पर। बताइए। अहाँ पहले ही पढ़ न लियो, हम सब टाने अहाँ के बता। अहाँ खाली हमरे टा सब पढ़े छी, अपने अहाँ किछ करे नहीं छी, तै दुआरे हमरा तकलीफ होइया। करे छी। अच्छा ठीक छै। तेने कहने चलो अहाँ के जे ई सब जब भ जात तो अहाँ के पहले वो जो हम आप लोगों को कहे थे कि दशम भाव से सहित सभी भाव का स्वसंधि स्पष्ट ग्रह, स्पष्ट ग्रह सूर्यादि अब स्पष्ट ग्रह और स्वसंधि द्वादश भाव स्पष्ट, दोनों चक्र सहित बना करके रखना है, कहे थे ना हम आप लोगों को। लेकिन आप जो है तो आ, तो आपको दशम लग्न नहीं आपको ठीक से हो रहा है, तो उनका तो फिर से लग्नों में दिक्कत हो चल ना, तो लग्नों उनका जैसे से शुरुआत के लिए ना। चलू ठीक है। आब जे छै बृहत संहिता में से हमरा सब चली, वज्रलेप तो भ गेल। आब दोसर अध्याय प्रतिमा, प्रतिमा प्रतिष्ठा अध्याय। अच्छा अच्छा, प्रतिमा लक्षणाध्याय है। अच्छा हाँ, प्रतिमा लक्षणाध्याय। अब देखिए, थोड़ा सबको अभ्यास कर लीजिएगा, यह तो संभव नहीं है, लेकिन जानकारी निश्चित रूप से रखनी चाहिए। आपको परमाणु का प्रमाण सबसे पहले प्रतिमा में परमाणु का प्रमाण कहे हैं, यहीं से प्रारंभ किए हैं। तो कहते हैं जालांतरे न भानो जदनुतरं दर्शनं रजो जाति तद विन्द्यात परमाणु प्रथमं तद्य प्रमाणानाम। अब जालांतर्गत सूर्य की किरण में जो धूली दिखाई दे, जालांतरेन भानौ जद गुणं गुणतरं दर्शनं रजो जाति, उस कण, रज माने कण यहां होता है, धूली धूली दिखाई दे, उसको परमाणु कहते हैं। जल के अंतर्गत सूर्य के जो किरण में धूली का कण दिखाई दे, वह जो इसके प्रमाण होता है, परमाणु के प्रमाण। तदविन्द्यात परमाणु प्रथमं तद्धि प्रमाणानाम, अर्थात यह सब प्रमाणों का पहला प्रमाण है, सभी प्रमाणों का पहला प्रमाण है। बताइए परमाणु का लक्षण क्या है? आपको 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जल में, हाँ,
अब हम एक बात कहते हैं, हम यहां जल कैसे लें? ये तो है जालांतर्गत। तो जाल होता है जैसे जिसमें हम बालू छानने वाला जाल हुआ है, इसके बाद जैसे आटा छानने वाला जाल हुआ, उससे होकर के जो किरण निकलती है, उस किरण के में जो एक धूली के कण के बराबर दिखाई दे, वही परमाणु है। समझ गए? अब दूसरा में कहते हैं परमाणु रजो बालाग्र बालाग्रलिक्ष यूकं यवोंगुलं चेति अष्ट गुणानि जथोत्तर मंगुल में कंग भवति संख्या। अब 8 परमाणु का एक रज होता है। रज माने धूली का कण, धूली का कण, धूली समझिए। तो 8 परमाणु का एक रज होता है, और 8 रज का एक बालाग्र होता है। बालाग्र माने बाल का अग्रभाग। कहां देखते हैं? बाल का अग्रभाग। हाँ, जो कहते हैं परमाणु रजो बालाग्र लिक्षयुकं जबोंगुलं चेति। अब 8 बालाग्र की लिक्षा होती है। हाँ, 8 लिक्षा का युक होता है। अब ओकरा जे छै एकटा बुझियौ ने, अब एकटा परमाणु जे छै से ओई परमाणु के 8टा रज। अब धूली के कण कतेकटा के हेतै? बहुत हेतै। ओहन धूली जे छै 8टा धूली के एकटा परमाणु भेलै। आ ओ जे धूली जे भेलै, ओई 8टा धूली के एकटा बालाग्र भेलै, केश के अग्रभाग। अब कतेक शिक्ष भेलै? अब ओई 8टा केश के जे अग्रभाग छै तकर एकटा लिक्षा हेतै, नाम हेतै कोनो। आ 8 लिक्षा के एकटा युक हेतै। 8 युक के एक यव, एकटा जौ जे हेतै से 8 युक के, और 8 यव का एक अंगुल होता है। 8टा यव के बराबर एक अंगुल, तथा एक अंगुल की संख्या होती है। अगर क्यों पूछ दे जे कतेक अंगुल के कतेक प्रमाण, तो 8टा जौ के बराबर। ई एकटा आर्जा भेल, बुझलिए ने। अब प्रतिमा निर्माण प्रकार देवागार द्वार अष्टांशो नस्य जस्तृतीयोंसः तत्पिंड का प्रमाणं प्रतिमा तद्गुण परिमाणा। अब कहते हैं देवागार माने देवता का घर, देवालय। देवालय तो उनका द्वार, देवालय के द्वार का अष्टमांशो नस्य, ऊनस्य अर्थात ऊंचाई, जस तृतीयोंसः वो ऊंचाई की तृतीय भाग, यानी देवागार के यानी मंदिर देवालय के द्वार के अष्टमांश ऊंचाई की तिहाई तुल्य तत्पिंडिका प्रमाणम, ओ पीठिका होनी चाहिए। अब देखिए, मान के चलिए कि ये देवालय है, और इस देवालय का जो है वह द्वार है, और उस द्वार का
अष्टमांश जितने परिमाण ऊंचाई की है उसको 8 से भाग दे दीजिए, तो वो जो 8 का लब्धि प्राप्त होगा उतना जो है प्रतिमा रखने वाला पिंड होना चाहिए। समझ गए? पीठ पीठ होना चाहिए। और द्विगुणित पीठ का तुल्य प्रतिमा होनी चाहिए। और जितने ऊंचाई का पीठ बनाए हैं आप, उससे दूना का प्रतिमा बना दीजिए। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए और भी कहते हैं, स्वैरंगुल प्रमाण 12 विस्तीर्णमायतं च मुखम नग्न जीता तो 14 दैर्घ्येन द्राविडं कथितम। अब उस प्रतिमा के ऊंचाई को अंगुल प्रमाण 12 अंगुल प्रमाण जो है ऊंचाई को 12 भाग कर दीजिए। जितना प्रतिमा की ऊंचाई है उसको 12 भाग कर दीजिए। हाँ, फिर प्रत्येक विस्तीर्णमायतं च मुखम, अब उस के 12 भाग कर दिए तो उसका जो भाग फल हुआ उसको 9 भाग कर दीजिए। 9 भाग कर दीजिए। नग्न जीता तु 14 दैर्घ्येन द्राविडं कथितम। अब 9 भाग करके इस तरह एक एक अंगुल का भाग बन जाएगा। अब सब प्रतिमा अपने अपने अंगुल प्रमाण से 108 अंगुल की होती है। जो अब किसके प्रमाण के बराबर बताइए? नहीं, मान के चलिए देवता का अंगुल कितना बड़ा है ये तो हम नहीं जानते हैं, है ना? तब फिर तो जो साधक प्रतिष्ठा कर रहा है, यहां तारतम्य करना है। जो साधक प्रतिष्ठा कर रहा है जिस देवता की, उन्हीं के अंगुल का होना चाहिए। समझ गए? हाँ, तो अपने अंगुल प्रमाण से प्रतिमा का मुख 12 अंगुल चौड़ा। समझ गए? 12 अंगुल चौड़ा, फिर 14 अंगुल लंबा बनना चाहिए। है? फिर यह कहते हैं दैर्घ्येन द्राविडं कहते हैं, यह द्रविड़ देश का मान है। नासा ललाट चिबुक ग्रीवास चतुरांगुलास्तथा कर्णौ द्वे अंगुले च हनुनी चिबुकं च त्र्यंगुलं विततम। अब नासा नासिका, ललाट, चिबुक माने ठोड़ी, ग्रीवा माने गर्दन, बस चतुरांगुलस तथा कर्णौ और कान, ये 4-4 अंगुल लंबे तथा 2 अंगुले का हनुनी चिबुकं, और 2 अंगुली चिबुक माने ठोड़ी, 2-2 अंगुल विस्तार होना चाहिए। समझ गए? अष्टांगुलं ललाटं विस्तारत व्यंगुलात् परे शंखौ चतुरंगुलौ तु शंखौ कर्णौ तु व्यंगुलौ त्रिशूलौ। अब कहते हैं ललाटम अष्टांगुलम, 8 आंगुल का उनका ललाट होना चाहिए, और विस्तार 8 अंगुल का विस्तार,
फिर विस्तारात व्यंगुलात परे शंखौ, और दोनों तरफ जो है कान के तरफ की चौड़ाई 2-2 अंगुली होना चाहिए। चतुरंगुलौ तो शंखौ, और लंबाई उनका 4-4 अंगुल। कर्णौ, दोनों कानों की चौड़ाई। व्यंगुलौ सुलौ, माने चौड़ाई जो है 2-2 अंगुल होना चाहिए उनके दोनों कानों का चौड़ाई। अब देखिए प्रतिमा लोग बना लेता है किसी भी प्रकार से, लेकिन कितना विधान है, सारा विधान का जानकारी रखना चाहिए। फिर कहते हैं कर्णोपान्तः कार्योर्ध पंचमे भ्रू समेन सूत्रेण कर्ण स्रोत सुकुमार कंच नेत्र प्रबंध समम। नेत्र के प्रांत भाग से कर्णोपान्तः कार्यो अर्ध पंचमे भ्रू समेन सूत्रेण, आप नेत्र के प्रांत से भ्रू माने भौं, दोनों जो भौं होता है उसके प्रांत माने बीच से, ये दोनों भौं के बीच में है ना, उससे नेत्र के प्रांत भाग से भ्रू के समानांतर सूत्र में 4.5 अंगुल पर कान का अग्रभाग बनावे। अब यहां से 4.5 अंगुल, यहां से 4.5 अंगुल, दोनों बगल, ये भ्रू मध्य है, ये भ्रू मध्य से 4.5 अंगुल इधर, 4.5 अंगुल इधर, ये कर्ण का उपांत बनाना चाहिए। भ्रू समेन सूत्रेण कर्ण स्रोतः सुकुमार कंच नेत्र प्रबंध समम। यह जो है मतलब तथा कान के छेद और कान के छेद के समीप का उन्नत मार्ग को नेत्र प्रबंध के समान बनावे। यानी यह जो है नेत्र के प्रबंध, नेत्र की रक्षा करने वाला, ये जो भौं है वह नेत्र के रक्षा करने वाला। यह रह दिए, चलो ठीक से रह दिए। कहाँ बेसी काल भेलियो। अच्छा ठीक छे, ठीक छे। हाँ तो से एकटा बात है जे कोनो जे छै अभ्यास जे छै से करते रहू, मतलब गणितो बनाओ, खाली आमेटा ओगरे के पाछा नहीं रहू। आम है ना, आम फला है ना, काहे काहे नहीं फला, पेड़ नहीं है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। घर के बगल में छे ना, आपका नहीं है तो दूसरे का है, तो दूसरे का रहने दीजिए। और सुनिए, वो एक जो है और नोट कीजिए और उसको बनाइएगा। जैसे किसी का जन्म 17 तारीख 17 मई, हाँ 2020 9 बजे दिन, जन्म स्थान दिल्ली, बस इसका आपको बनाना है लग्न, प्रथम लग्न,
और प्रथम लग्न में कौन कौन चीज का प्रयोजन होता है जानते ही हैं। और दसम लग्न, प्रथम लग्न और दसम लग्न दोनों कल बना करके दिखाना है। ठीक है, ठीक। जय मां। इसको लोड में दे दीजिए। ये अपना ये होगा, लोड होगा यूट्यूब पर। हो गया, हो गया है।